प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख के अनुदान की घोषणा की। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी मुद्दे पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार। केंद्र ने केरल सरकार से निपाह वायरस को नियंत्रित करने के लिए तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने को कहा। यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन टेनिस का डबल्स खिताब जीता। नूनो बोर्जेस ने राफेल नडाल को हराकर सिंगल्स खिताब अपने नाम किया। और श्रीलंका में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान भी है। भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं। यहां दिल्ली से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर ही 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर केदारनाथ मंदिर है। वो स्थान आज भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केदार घाटी में इतने बड़े मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार देश के 350 से अधिक प्राचीन धरोहरों को वापस लाई है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं में से एक भारत में हो रहा है। आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स, ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। ये आयोजन भारत की उस धरती पर हो रहा है जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत इतना प्राचीन है कि यहां वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख का योगदान देगा। इस अनुदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अनुदान का उपयोग विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं और अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के ऐतिहासिक मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोईदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इसकी विविधता को प्रदर्शित करने का मौका प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सदन में दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया और सभी से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग देने का अनुरोध किया। कांग्रेस ने मांग की कि इस सत्र में कथित नीट पेपर लीक मामले, रेलवे सुरक्षा, अग्निवीर योजना, केंद्र राज्य संबंध, मणिपुर में सुरक्षा स्थिति और जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश में अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस के जयराम रमेश, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, डीएमके के टीआर बालू और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न दलों के कई नेता बैठक में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सत्र अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। सरकार इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। सुपर्णा शेखिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय बजट 2024-25 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक 23 जुलाई मंगलवार सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पुणे में पार्टी की राज्य इकाई के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व में महागठबंधन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत के साथ सरकार का गठन करेगा। श्री शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए राज्य के वरिष्ठ नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दुग्ध पाउडर आयात नहीं किया और अगले 5 वर्षों में भी नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल करने पर गर्व व्यक्त किया है। भारतीय दल ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। श्री मोदी ने कहा कि इस उपलब्धि से युवा प्रेरित होंगे और इससे गणित को और अधिक लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी। केंद्र ने केरल सरकार को निपाह वायरस को नियंत्रित करने के लिए जन स्वास्थ्य उपायों को तत्काल लागू करने की सलाह दी है। मलप्पुरम जिले में वायरस से संक्रमित एक 14 वर्षीय लड़के की आज मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन की बहुसदस्यीय टीम राज्य में तैनात की जाएगी। ये टीम जांच करने, महामारी के संपर्क की पहचान करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने में राज्य की सहायता करेगी। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं और उसको रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है।
नीट यूजी 2024 परीक्षा में 2321 विद्यार्थियों ने 700 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा में 1 से 100 के बीच स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 56 शहरों और 95 केंद्रों के हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवाओं में विवादित आरक्षण व्यवस्था पर उच्च न्यायालय के आदेश को अवैध बताते हुए उस पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से कक्षाओं में लौटने को कहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद देश भर में झड़पें हुई, जिनमें 100 से अधिक लोगों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 1971 के युद्ध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के लिए सिविल सेवा नौकरियों में आरक्षण अब 30% के स्थान पर केवल 5% ही रहेगा। इस बीच बांग्लादेश में फंसे लगभग 315 भारतीय और नेपाल के छात्र आज त्रिपुरा की चौकियों के जरिए सुरक्षित स्वदेश लौट आए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज जनप्रतिनिधि सदन में 2/3 बहुमत के साथ विश्वास मत हासिल कर लिया। कुल 263 सदस्यों वाले सदन में 188 सदस्यों ने पक्ष में और 74 ने विरोध में वोट दिया। श्रीलंका में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हरा दिया है। भारत ने 5 विकेट पर 201 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 66 रन और ऋचा घोष ने 64 रन बनाए। जवाब में संयुक्त अरब अमीरात की टीम 7 विकेट पर 123 रन ही बना सकी। यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में यूकी और अल्बानो की जोड़ी ने फ्रांस के फैब्रिस मार्टिन और यूगो हम्बर्ट को हराया। उधर स्वीडिश ओपन में पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस ने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले के गौमुख की कांवड़ यात्रा गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए करते हैं। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के लिए $10 लाख अनुदान की घोषणा की। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी मुद्दे पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने दुग्ध पाउडर का आयात नहीं किया और न ही वो ऐसा करेगी। केंद्र ने केरल सरकार से निपाह वायरस को नियंत्रित करने के लिए तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने को कहा। यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन टेनिस का डबल्स खिताब जीता। स्वीडिश ओपन में नूनो बोर्जेस ने राफेल नडाल को हराकर सिंगल्स खिताब अपने नाम किया। और श्रीलंका में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराया।